एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। जैसे कि मैं आपके लगातार कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि 7 तारीख को है। तो वैसे ही मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट पिक्चर्स। ये आपको इसमें देखेंगे, यानी कि जो, जैसे कि आपको मालूम ही है कि एग्ज़ाम में पिक्चर्स को लेके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी एमसीक्यू से बन जाता है, कभी कभी 2 मार्कर दे देता है कि इसको बताइए किसके बारे में, मतलब कि फोटो दिखा देता है कि इसके बारे में बताइए क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा इम्पोर्टेंट पिक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इस तरीके से आपके लिए इमेज वगैरह लेके आया हूँ, और ये इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हुए मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, देखिए। तो जो पहला वाला है, ये जो देखने को मिल रहा है वो 1824 का है। 1824 का है, और इसको बोलते हैं द मैसेकेयर ऑफ कियोस। इसमें हुआ क्या था, यानी कि जो ग्रीक रेवोल्यूशन था, वो जब इस समय हो रहा था, यानी ग्रीक रेवोल्यूशन से पहले की जस्ट बात है। और इसमें क्या होता है, यानी कि लगभग 20,000 ग्रीक्स को मार दिया जाता है। इसीलिए इसको मैसेकेयर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि इसके बारे में क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। तो यही है, यानी कि जब ग्रीक रेवोल्यूशन होने वाला होता है, उससे पहले की बात होती है। ये क्या करते हैं, 20,000, लगभग 20,000 ग्रीक्स को क्या करते हैं, मार दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इमेज, यानी कि ये वाली जो इमेज देख रहे हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस में से आती है, हमेशा रहती है और कभी भी आ सकती है। तो ए, ये 1848 की है। और वही जो हमारे फेमस थे, यानी कि फ्रेडरिक फ्रेडरिक सोरियो। यहाँ से आपको मालूम भी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। तो इसलिए ये वाली जो फिगर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। देखिए, ये देखिए, ये जो है, ये देख, कोई भी पहचान लेगा, जिसने बहुत सही से पढ़ रखा होगा वो सब पहचान लेंगे। ये क्या है, ये फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का दृश्य है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ये दृश्य है। इसमें होता क्या है, इसमें जो इस तरीके से चीज़ें हैं, ये ये यहाँ पे सब इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हुए हैं। इलेक्टेड मेंबर्स बैठने के बाद, और ये जो ऑडियंस देख रहे हैं, ये ऑडियंस है, यानी कि इस एरिया में ऑडियंस है। और इस जो ऑडियंस है, इसमें कौन है, वुमेन्स। आपको मालूम ही है वुमेन्स को क्या क्या, मतलब कैसे अलाउ किया गया था, एज अ ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर। ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर इसको अलाउ किया गया था उनको, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, अगली बात कर रहे हैं कि ये यूजीबी मजीनी के बारे में है। यूजीबी मजीनी की है। ये जो है, ये शख्स दिख रहे हैं आपको बैठे हुए, ये यूजीबी मजीनी है, और ये 1833 की है। और ये कब की, यानी कि जो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी जो थी इनकी, यानी कि यंग यंग यूरोप। तो ये दिखा, इस सिम्बलाइज किया गया है कि ये क्या कर रहे हैं, इस सीक्रेट सोसाइटी में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, या फिर अपना आइडिया बाकी जो इनके लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको चीज़ें बता रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ये देखिए, देखिए इन सभी को थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक कहा जाता है। और ये सब मतलब कि ये थिंकर्स हैं सारे, यानी कि बड़े बड़े थिंकर्स हैं इसमें। और ये थिंक टैंक का मतलब ये होता है, यानी कि ये मतलब सोचते हैं, यानी किस तरीके से क्या आगे भविष्य में किस तरीके से क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी कहाँ पे अच्छी रहेगी, कहाँ बुरी रहेगी, डेमोक्रेसी है तो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको थिंक टैंक कहते हैं। और अगर पूछ लें तो 1820 के आसपास की बातें हैं, जब चर्चा चल रही थी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस तरीके से। ये देख लीजिए अगला वाला। ये ठीक है, ये वाला लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850, यानी कब की बात हम करेंगे, 1850 की बात करेंगे। विद द फिगर ऑफ मेरियन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, यानी कि रिपब्लिक ऑफ, जब रिपब्लिक ऑफ
रिपब्लिक ऑफ फ्रांस 1850 की बात कर रहे हैं। ये क्या है? एक पोस्टेज स्टैंप है। पोस्टेज स्टैंप है। पोस्टेज स्टैंप है फ्रांस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए किसके लिए बताया गया? जर्मनी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जर्मेनिया। जर्मनी, आपको पता भी है कि जर्मनी की जो एलोगोरी है वो कौन? जर्मेनिया को कहा जाता है, और 1848 के बाद के टाइम की है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो है ये प्रिंट कल्चर से आया है, यानी कि प्रिंट कल्चर जो है वहां से उठाया है मैंने ये फोटो। और ये देखिए इसमें क्या है, ये जो आप ये देख रहे हैं इसमें बस चीजें दिखाने ये है। ये पहले जो चीज समझिए क्या है, ये है दीवान ऑफ हफीज। दीवान ऑफ हफीज, ये 1824 इसमें दिखाने की कोशिश क्या की है। इसमें जो इस तरीके जो कैलीग्राफी हुई है, ये जो बहुत सुंदर से पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो कैलीग्राफी हुई है, और 1824 में जो कैलीग्राफी होती थी वो दिखाने की कोशिश की जा रही है प्रिंट कल्चर में। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब आप बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, तो जो भारत माता है, भारत माता, ये ऐसे एज अ एलोगोरी लिया जाता है, ऐसा एलोगोरी लिया जाता है। और बताया जाता है, मतलब कि इनको दिखाया जाता है कि हाँ जिसके हम लड़ रहे हैं, जो हमारा मदरलैंड है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, इसे मोस्ट मोस्ट लगाइए, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। ये क्या है? द फॉलन जर्मेनिया। द फॉलन जर्मेनिया। द फॉलन जर्मेनिया कब की है? 1850 की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देखिए हिस्ट्री से आया है। ये इसमें कौन है? ये बहुत ही फेमस डिप्लोमेट रहे हैं, इनको बोलते हैं वॉन ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इसमें इस फोटो में क्या दिखाया गया है? देखिए, कैरिकेचर ऑफ द ओटो वॉन बिस्मार्क इन द जर्मन रेस्टेक फ्रॉम फिगारो वियना। ये फिफ्थ कब की है? ये 5 मार्च 1870 की है ये। ठीक है, अगला समझिए। ये देखिए जरा, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इमेज ऑफ अ शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन। गोवा, गोवा के म्यूजियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, ये देखने को मिल जाएगा आपको। सिंबलाइज क्या किया गया है, यानी कि नाव दिखाने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था इससे, आ चुका है, एमसीक्यू में आया था। उन्होंने ये पूछा था कि ये क्या सिंबलाइज करता है। सिंबलाइज व्हाट? इसमें देखिए क्या है, यानी कि दो स्ट्रिंग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, बस इसमें ये दिखाया जा रहा है कि पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, जैसे कि आप जानते ही हैं, कार का स्टेयरिंग जिसके हाथ में होता है, कार का पूरा कंट्रोल भी क्या होता है? उसी के हाथ में होता है। अब सिंपल सी बात ये है, यानी जितनी भी कार के पास पावर है वो उसके हाथ में चली जाएगी, जिसके पास उसका क्या होगा? स्टेयरिंग होगा। सिंपल सी बात ये दिखाया गया है, यानी कि जो इंसान यहाँ बैठेगा उसके पास भी एक स्टेयरिंग है, जो इंसान यहाँ बैठेगा उसके पास भी एक स्टेयरिंग है, ताकि जो पावर है दोनों को पास रहे, यानी कि जो भी कार की पावर है, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, वो क्या हो, यानी कि बराबर से, यानी कि थोड़ा इनसे भी कोऑपरेशन लेंगे और उनसे भी कोऑपरेशन लेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है तो जर्मन इंजीनियरिंग। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंटल
सिक्रेसी बताया गया है, यानी कि इस तरीके से मतलब सिम्बलाइज चीज़ें की जा रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक होती है उस पर क्या करती है, नज़र रखती है। यानी कि किस तरीके से वो आपको आपको पढ़ रही है, आपको जान रही है कि आप किस तरीके से क्या चल रहे हैं। और आजकल का जो टाइम है, यानी कि जो आजकल का टाइम जो चल रहा है, उस टाइम में तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ता है कि शायद कुछ 2-4 साल बाद गवर्नमेंट आपकी जो व्हाट्सएप की चैट रहेगी वो भी पढ़ पाएगी, जिस तरीके से चीज़ें आजकल देखने को चल रही हैं। ठीक है, अगला देखिए जरा, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आया है। इसमें देखिए दिखाया है, इसमें बस ये दिखाया गया है कि जैसे कि आप 5 साल की बात करते हैं, यानी कि इलेक्शन तो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं। यानी कि 5 साल जब 5 साल यानी कि इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, वो आपके पास आते हैं और क्या करते हैं, वोट के लिए कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंबलाइज किया गया है कि ये स्टेज है और सारे लीडर्स हैं ये, और आके अपने अपने वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम ये भी कर देंगे। और अगर एक बार जीत जाएंगे तो 5 साल तक क्या होंगे, ये लोग दिखने वाले नहीं होते हैं। तो ये दिखाया गया है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिचुएशन भी है आज की जो हमारी राजनीति है उसकी सिचुएशन भी यही है। तो देखिए, आपने सुना होगा वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है उसकी बात कर रहे हैं, वोट बैंक की। अब देखिए समझिए जरा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे चलती है। वोट बैंक का पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, कोई पर्सन ए है और वो समझ लीजिए ए कास्ट से आता है। कोई पर्सन बी है, वो बी कास्ट से आता है। और कोई पर्सन सी है जो कि सी कास्ट से आता है। तो ये पर्सन्स क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि इनको, यानी कि जो ए कास्ट होगी वो सारी की सारी किसे वोट देगी, ए वाले पर्सन को देगी। और पर्सन, इस वाले पर्सन का क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं ये क्या बन गया, वोट बैंक बन गया। वोट बैंक बन गया, ठीक है। ये बी पर्सन का वोट बैंक बन गया, ये बी पर्सन का वोट बैंक बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से वोट बैंक काम करता है। और जो वोट बैंक है वो सिर्फ कास्ट पे काम नहीं करता, वो रिलीजन पे भी काम करता है, लैंग्वेज पे भी काम करता है, और फिर समझ लीजिए कोई स्टेट वगैरह भी वाइज भी आप चल सकते हो, उसमें काम करता है। यानी कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग समझ लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे कोई लीडर है वो मुस्लिम है, तो वो अपने आप को ये मान लेगा कि सारे मुस्लिम क्या हैं उसी को वोट देंगे, तो जो मुस्लिम्स होंगे उसके स्पेसिफिक वोट बैंक हो जाएंगे। अगर किसी के स्पेसिफिक कास्ट की बात करें, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो उनका कोई अगर लीडर हो गया है तो वो लीडर ऐसा मान लेगा कि क्या होगा, यानी कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो हम ही को वोट करेंगे, ऐसा मान लिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इस तरीके से जो कास्ट वाइज क्या चलती है, वोट बैंक की राजनीति हमारे यहाँ बहुत देखने को मिलती है। जरा ये देखिए, इंपॉर्टेंट फिगर है। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है तो नॉमिकल जो डिफरेंसेस हैं वर्ल्ड में, जो डिफरेंसेस हैं वर्ल्ड में, जरा देखिए बहुत ध्यान से किस तरीके से चलता है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए 50% है, ये है 2%। यानी कि ये वो लोग हैं जो मेजोरिटी है, ये मेजोरिटी है, ये क्या है, माइनॉरिटी। जरा समझिए, समझिए। तो ये क्या हो गई, अर्थ हो गई प्रॉपर तरीके से। तो जो 50% लोग हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी आबादी है, उसके पास सिर्फ कितना हिस्सा है, इतना से एक पीस आता है सिर्फ। यानी कि 50% लोगों के पास क्या आया है, सिर्फ एक पीस आया है। और जो 2% लोग हैं, 2% लोगों के पास क्या है, यानी कि जो कह सकते हैं जो मैक्सिमम पीसेस जो है, यानी कि ये पूरा पीस किसके पास आया है, 2% लोगों के पास आया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो ज़्यादातर वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की, ज़्यादातर वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की, वो किसके पास है, सिर्फ 2% लोगों के पास है। दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके सिर्फ 2% लोगों के पास है। और बाकी की जो बची हुई चीज़ थोड़ी बहुत बच जाती है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके में सरवाइव कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी देखिए। ये देखिए बताया गया है, यानी कि ये आपको ऐसे मालूम है, जो अफ्रीका था, अफ्रीका में क्या होता था, यानी कि रेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन चलता था। अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके से देखने को नहीं मतलब कि वो
लॉ वगैरह बन गया है उसके बारे में, तो वैसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी चलता है प्रॉपर तरीके, जैसे कास्ट वाला समझ लीजिए, हमारे यहाँ तो वैसे बना दिया गया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी देखने को मिल जाता है वो कास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो आपको मालूम है जितने जो वाइट हुआ करते थे उनके लिए सीट्स रिजर्व हुआ करती थी, और जितने ब्लैक हुआ करते थे उनके लिए रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। तो ये इस तरीके से, एक ये लेडी थी, लेडी क्या कर गई थी, जो वाइट की जो वो रहती है, वाइट की जो सीट रहती है उस पर बैठ गई थी, और बैठने के बाद ये जो वाइट वाले रहते हैं तो लेडी से आकर कहते हैं कि ये मेरी सीट है और ये रिजर्व है हमारे लिए, आप यहाँ से हट जाइए। तो इसके बाद अफ्रीका में एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो ये लेडी ही क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ से जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या होता है, वो खत्म होता है वहां से। तो इन्होंने काफी बढ़िया काम किया था। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देख लीजिए, ये प्रिंट कल्चर से आया है, प्रिंट कल्चर से आया है, ये जो देख लीजिए ये भी प्रिंट कल्चर से आया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं 1874, जब प्रिंट कल्चर प्रॉपर तरीके से चलने लगा था, तो किस तरीके से देखिए ऐड लगे हुए हैं। देखिए ऐड तो जो एड्स हैं वो अभी भी आप देखते होंगे, यानी कि बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कुछ भी लगा है। जैसे कि आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे मालूम पड़ा बहुत लंबा वीडियो है तो कितने कितने ढेर सारे ऐड आते हैं। तो ऐड जो होता है वो मार्केटिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं हाँ पार्ट होता है, वही हमेशा से चला आ रहा है। मार्केटिंग पहले भी थी, अभी भी है, और हमेशा रहेगी। और वो किस जरिए से होती है, वो ऐड के जरिए से होती है। तो प्रिंट कल्चर के बाद ही, ऐसे कि आज देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे ऐड होते हैं, यानी कि आपको जो फ्लैक्स पे छपवाना है वो छपवा सकते हैं, कितना भी रंग बिरंगा क्यों ना हो। तो ये सब क्या है, एवोल्यूशन है, यानी कि हम उस प्रिंट कल्चर से इस वाले कल्चर तक पहुंचे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये देखिए अखलाक नसीरी की बात करी जा रही है। अखलाक नसीरी की बात इसलिए क्यों करी जा रही है, क्योंकि ये 1595 में प्रिंट होती है। और जब हम प्रिंट कल्चर की बात करते हैं तो हमें इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि अवेलेबल थे प्रिंट कल्चर के तौर पे, उसमें से एक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू में या फिर 2 मार्कर में, तो वो फिगर आपको दिखाए जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सर कोई इमेज नहीं मैंने पढ़ाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं क्या करूँगा, फिर उस फिगर को लेके थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।